नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपका शरीर खुद को ज़्यादा बूढ़ा महसूस करता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमेशा हम बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, या जो उम्र में हमें ये थकावट नहीं होनी चाहिए उस उम्र में उतनी थकावट आ रही है? इस तरह के यदि आपको विचार आते हैं, इस तरह के यदि लगता है कि शरीर बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो रहा है हमारा, तो आज का वीडियो आपके लिए। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे शरीर को ऐसा महसूस होता है। साथ में जानेंगे कि हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। हाँ, आप ये बुढ़ापे के एहसास को रिवर्स कर सकते हो, और उस एहसास को रिवर्स करने के तरीके के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो इस सिचुएशन में आपकी मदद कर सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार होता यह है कि हम कुछ काम करने जाते हैं, हमारी उम्र होती है 35-38 साल, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी उम्र हो गई है 47-48 ईयर्स की, 47-48 साल की। ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि कहीं हम बहुत जल्दी तो बूढ़े नहीं हो रहे, उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा तो बूढ़े नहीं हो गए। तो ये सही हो सकता है, ये जो भावना आपके मन में आती है ये सही हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका शरीर अंदर से भी बूढ़ा हो गया हो। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका एक मुख्य कारण है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर का बुढ़ापा हमें ज़्यादा जल्दी आता हुआ देखने को मिलता है, और इसको रिवर्स कैसे करें यह विचार भी बहुत से लोगों के मन के अंदर चलते रहता है। अब जान लेते हैं कि एजिंग के टाइप्स क्या होते हैं। दो टाइप की एजिंग हमें देखने को मिलती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एजिंग, और दूसरी होती है बायोलॉजिकल एजिंग। क्रोनोलॉजिकल एजिंग यानी हम किस साल में जन्मे थे और तब से अब तक आज कौन सा साल शुरू है, उस साल तक के हमारी उम्र क्या है। हो सकता है 28 साल हुए हो, 19 साल हुए हो, 20 साल हुए हो। तो जो भी साल में आप जन्मे हो और आज का जो साल शुरू है उसको कंसिडर करते हुए जो हम उम्र कहते हैं, वो हो गई हमारी क्रोनोलॉजिकल उम्र। लेकिन बायोलॉजिकल उम्र क्या है? बायोलॉजिकल उम्र हमारी वो उम्र होती है जो हम अपने आप की महसूस करते हैं। हमारे शरीर की उम्र हम जो महसूस करते हैं उस उम्र को हम बायोलॉजिकल उम्र कहते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल उम्र है वो स्ट्रेस के साथ में सीधे सीधे अफेक्टेड है, या हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रेस रहेगा उतनी ज़्यादा हमें हमारी बायोलॉजिकल उम्र लगती है। ऐसा शरीर जिसकी बायोलॉजिकल उम्र ज़्यादा हो वो खुद को कम स्वस्थ और बूढ़ा महसूस करता है। अब हमारी यदि बायोलॉजिकल उम्र ज़्यादा बड़ी है तो क्या होता है? बायोलॉजिकल उम्र यदि हमारी ज़्यादा बड़ी हुई है तो हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ सकती है, जैसे कि हमें हाई बीपी की तकलीफ हो सकती है, हमारे शुगर की तकलीफ हो सकती है, हमें मोटापा हो सकता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारी उम्र भी कम होती जाती है। तो बायोलॉजिकल उम्र की तरफ ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। हमने कई लोग देखे हैं, हम आसपास में भी देखते हैं कि 50-50 साल के हो गए लेकिन एक भी गोली नहीं खा रहे हैं, ना बीपी की ना शुगर की, कोई एक गोली नहीं खा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम कई लोग ऐसे देखते हैं जो सिर्फ 35-36 साल के हैं और उन्हें ढेरों दवाइयाँ शुरू हो गई है, बीपी की, शुगर की, विटामिन की, ना जाने कितनी गोलियाँ खाते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे बायोलॉजिकल उम्र पे। अब ये स्ट्रेस की वजह से हमारी बायोलॉजिकल उम्र कैसे बढ़ती है? तो स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत से हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर की जो टिश्यूज होती है उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं, और ये जो टिश्यूज की हीलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी को हैम्पर करते हैं, जिससे हमारे टिश्यूज जल्दी हील नहीं हो सकते हैं, या हो सकता है कि कई बार हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बायोलॉजिकल एज जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ते चली जाती है। दूसरा रीज़न स्ट्रेस की वजह से, दूसरा एक चीज़ ये भी होती है कि जो हमारी डीएनए और क्रोमोसोम को बचाए रखने वाली प्रणाली होती है, जो प्रिजर्व करती है डीएनए और क्रोमोसोम को, उस प्रणाली पे बुरा प्रभाव हमारा देखने को मिलता है स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस की वजह से वो प्रणाली भी डैमेज होती है जिसकी वजह से डीएनए क्रोमोसोम की जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है, और उस वजह से हमारे बायोलॉजिकल एज बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है।
अच्छी चीज तो ये है कि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, हम इसे पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। हम जो फिटनेस नहीं महसूस कर पाते और फिर बाद में कुछ हम स्टेप्स लेते हैं जिसके बाद में हम फिट महसूस कर पाते हैं, तो ये वही है फीलिंग गुड। बायोलॉजिकल एज हमारी अच्छी हो रही है, तो अब ये हम किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल एज बढ़ गई है उसे किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। तो 3 चीजें हमें मेनली करनी है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज। हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो चाहे कोई भी हो, आपको ये तो कहेगा कि दिन की शुरुआत में आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। तो एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है, तो एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए, इससे हमारी बायोलॉजिकल एज भी कम होती है। दूसरा, डाइट। बैलेंस डाइट हमें खाना है, हेल्दी खाना खाना है, होटलिंग वगैरह थोड़ी कम करनी है। घर का खाना, शुद्ध सात्विक खाना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, और वो भी बैलेंस डाइट। ज़्यादा तलन मसाले मत खाइए आप। सलाड्स, फ्रूट्स, इनका भी जो हिस्सा है हमारे डाइट में वो उन्हें देना चाहिए, उतना वो सलाद और फ्रूट हमें खाना चाहिए। तो बैलेंस डाइट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन सुबह 8 बजे खाना खा रहे हैं, दूसरे दिन दोपहर को 3 बजे खाना खा रहे हैं, ये भी आदत को रोक दो। जो टाइम फिक्स है वो हेल्दी हैबिट्स आपको फॉलो करने हैं, उस टाइम पे आपको खाना खाना है। तीसरी चीज़ जिससे स्ट्रेस बहुत कम होता है वो है हमारी हॉबीज को प्रिजर्व करना, हमारी हॉबीज की तरफ ध्यान देना और उसे फॉलो करना। कई लोगों को रीडिंग का शौक होता है, कई लोगों को म्यूजिक का शौक होता है, कई लोगों को इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होता है। तो ये जब चीज़ें हम करते हैं जिसे हमें शौक होता है जिस चीज़ों का, तो वो करने से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली कम होता है। कई लोगों को खेलने का शौक होता है लेकिन काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हॉबीज़ की तरफ हम ख्याल नहीं देते हैं, और इस वजह से स्ट्रेस के लेवल को हम कम नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए अपने हॉबीज़ को ज़रूर प्रिजर्व कीजिए। ये 3 चीज़ें यदि हम करते हैं तो हम हमारी बायोलॉजिकल एज को भी रिड्यूस करेंगे और साथ ही साथ हमारे आसपास में एक पॉजिटिव एनर्जी भी लेके आएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर आप कीजिए। आपकी एजिंग को आप रोक सकते हैं, आपकी बायोलॉजिकल एज को आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को आप बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कीजिए। कई बार ये चीज़ें करने के बावजूद भी हम हमारे स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप आपके स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल है। हम हमारी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हम हमारे स्ट्रेस को नहीं बदल सकते। ऐसे में आपको प्रोफेशनल हेल्प भी ले लेनी चाहिए, आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए और उनकी मदद ले लेनी चाहिए। अब मुझ जैसे डॉक्टर क्या क्या ही कर सकते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो अब मैं आपको बताने जाऊंगा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस सिचुएशन में आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है एम्ब्राग्रेसिया। बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ओल्ड एज को कवर करती है। एम्ब्राग्रेसिया का जो पेशेंट होता है, जो मध्यम आयु का होता है, मिडल एज मैन होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा दिखता है, 40-45 का होता है लेकिन दिखता है कि 58-60 का हो गया है। तो इस तरह का यदि कोई व्यक्ति आपको देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ापा उसे आ गया हो, बहुत ही ज़्यादा जिसने मेहनत की हो, ओवरवर्क जिसने किया हो, और जिसे आसानी से नींद नहीं आती हो, और जिनका खून की कमी उनके शरीर के अंदर रहती हो, ऐसे लोगों के अंदर हम एम्ब्राग्रेसिया दे सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो बॉडीली इम्पेयरमेंट है, जो फंक्शंस डाउन हुए हैं, वो फंक्शंस पूरी तरह से रिवर्स होते हैं। उसकी वीकनेस, नमनेस जो होती है वो भी पूरी तरह से हमें रिवर्स होती हुई देखने को मिलती है, कमजोरी वगैरह कम हो जाती है। तो एम्ब्राग्रेसिया ये 30 पोटेंसी में ऐसे लोगों को देना चाहिए। 2-2 बूंद सुबह शाम कंटिन्यूसली ये दवा लेने से काफ़ी फायदा ऐसे लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। हमारी दूसरी दवा है थायोसिनामिन रोडेलिन। थायोसिनामिनम रोडेलिन एक बहुत ही अच्छी दवा है। ये डॉक्टर हार्ट सजेस्ट करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर एजिंग बहुत रैपिडली हो रही है, और एजिंग के साथ ही साथ पेट की तकलीफें किसी के अंदर यदि शुरू हो जाती है, या फिर पेट साफ ना होना, या रेक्टल क्राइसिस हम जैसे कहेंगे, गुदद्वार की विभिन्न तकलीफें यदि बहुत ही जल्दी एजिंग के सिम्टम्स के साथ में किसी के अंदर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ यदि किसी के अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस
बीपी बढ़ जाना, चक्कर आना, इस तरह के लक्षण यदि देखने को मिलते हैं तो थायोसिनेमिनम रोडालिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। कई लोगों के अंदर तो सुनाई कम देना भी शुरू हो जाता है इन सब चेंजेस की वजह से। तो ऐसे केसेस के अंदर हम थायोसिनेमिनम रोडालिन दे सकते हैं और इसके 2x पोटेंसी में आपको इसकी 2-2 टैबलेट सुबह शाम पेशेंट को कंटिन्यूसली देना है, जिससे पेशेंट की एज के अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हमारी जो तीसरी दवा है वो है कोनियम मैक 6। कोनियम मैक जो दवा होती है वो ऐसे लोगों के अंदर हम देते हैं जो बिल्कुल भी मेंटल वर्क सस्टेन नहीं कर सकते, बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा सा भी मेंटल वर्क दिया तो बहुत ही जल्दी इन्हें थकान आ जाती है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें, भुलक्कड़पना होता है और साथ ही साथ बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, छाती धड़ करती है, हाथ थरथराने लगते हैं थोड़ा भी काम किया तो। इस तरह के चेंजेस यदि बहुत ही यंग एज में किसी के अंदर देखने को मिले तो आपको देना है कोनियम मैक 6। इसकी भी 2-2 बूंदे यदि लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो 2-2 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूसली ये दवा के आप दे सकते हैं। हमारी जो चौथी दवा है वो है अर्टिका यूरेंस। बहुत से लोग होते हैं जो ये प्रीमैच्योर एजिंग के एक केस में भी कमजोरी यदि रही तो अल्फा अल्फा जैसे होम्योपैथिक टॉनिक्स दे देते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में अल्फा अल्फा से फायदा नहीं होता है। ऐसे केसेस में अर्टिका यूरेंस बहुत ही अच्छी दवा है। ये जो दवा है अर्टिका यूरेंस, ये बुढ़ापे के अंदर जो स्ट्रेंथ की कमजोरी हमें देखने को मिलती है उसको रिन्यू करने की कैपेसिटी रखती है। तो अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर हमें देना है। अर्टिका यूरेंस क्यू की 20-20 बूंदे सुबह शाम आधा कप पानी में कंटिन्यूसली आपको लेना है। इससे बहुत ही अच्छा फायदा ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों जाते जाते लास्ट मेडिसिन का भी डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। ये है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 बहुत ही अच्छी दवा है प्री मैच्योर एजिंग के लिए। यदि बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेसेस हुए हैं, किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है और बहुत ही जल्दी एज बूढ़ी होती हुई किसी के अंदर देखने को मिलती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे हम लाइकोपोडियम 30 इस दवा के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये थी वो कुछ 4-5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जो फ्रीक्वेंटली ऐसे केसेस के अंदर यूज होती है। इसके अलावा भी आपके लक्षणों के ऊपर डिपेंड करते हुए कोई और दवा भी हम दे सकते हैं। इसलिए एक बार ज़रूर आपके होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही इन दवाइयों को लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, जो टॉपिक है वो आपको ध्यान में आया होगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। जाते जाते अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।